हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल, जो हम 1 से 395 तक करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी होम गार्ड, यूपीपी कांस्टेबल में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो भाग 1 से लेके भाग 22 तक जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी आर्टिकल को जो भी इम्पोर्टेंट हो गए सबको करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये आपके लिए एक तरीके से वन शॉट रिवीजन वीडियो रहेगा, जो आप एक बार देख के इसको आप वन शॉट रिवीजन भी कर सकते हैं सारे आर्टिकल को। ठीक है, तो आइए आपका स्टार्ट करते हैं आपका ये वीडियो आज भाग 1 से। ठीक है, तो भाग 1 में जो हमारा है वो हमारा है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह घोषणा करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया जो होगा राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में जो हमारा होता है वो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय सीमा या नामों में परिवर्तन द्वारा नए राज्य बना सकती है, यानी संसद चाहे तो अनुच्छेद 3 का उपयोग करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और वर्तमान राज्य जो भी हैं उनके सीमाओं में या नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसके आगे जो हमारा लास्ट जो चौथा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 4 है। ठीक है, जिसमें पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का अनुबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। ठीक है, अनुच्छेद 4 में। ठीक है, इसके बाद भाग 2 स्टार्ट होता है हमारा। भाग 2 में हमारा आता है आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, इसमें भाग 2 में जो हमारा है वो नागरिकता है, यानी जो नागरिकता हमारा संबंध है वो भाग 2 से है और नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके और 11 तक हमारा आता है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद जो हमारा 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। ठीक है, अनुच्छेद इसमें जो हमारा 6 है वो उसमें पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को के नागरिकता के आधार हैं। अनुच्छेद 7 में जो है वो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना। ठीक है, अनुच्छेद जो 8 है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार। ठीक है, तो भाग 8 में जो है जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति हैं उनको नागरिकता का आधार है, और भाग 7 में जो है वो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता होना है, नागरिक होना है। ठीक है, आगे आते हैं जो इसमें नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, वो आर्टिकल 9 है। ओके, तो ये जो अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 में जो हमारा है वो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी अगर आप कोई भी विदेशी नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो नागरिकता रहेगी वो रद्द कर दी जाएगी आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद जो 10 में है, जो अनुच्छेद 10 है उसमें नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी अगर आपका अनुच्छेद 10 जो कहता है कि आपकी नागरिकता जो रहेगी वो आपकी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद जो 11 हमारा यहाँ पे बोलता है, अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। ठीक है, अनुच्छेद 11 में। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है भारत में नागरिकता का एक नियम है जो 1955 के आधार पर नागरिकता संबंधी नियम बनाए गए हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है भारत में नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी जो भारत में जो नागरिकता मिलती है वो एकल नागरिकता होती है। यह व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई। ओके, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता संबंधी नियम बनाए गए। ठीक है,
यानी जो हमारा जो नागरिकता संबंधी जो नियम बनाया गया 1955 के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, जिनमें 5 प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है, अर्थात पहला जो है जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम द्वारा है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा जो है नागरिकता की प्राप्ति एवं देशीकरण द्वारा। ठीक है, यानी चौथा जो नागरिकता है वो देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति तथा अर्जित भूभाग के सम्मिलित द्वारा नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, यानी जो देशीकरण है द्वारा नागरिकता की प्राप्ति तथा अर्जित भूभाग से सम्मिलित द्वारा नागरिकता की प्राप्ति की जाती है। इसी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता का परित्याग कर दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर व नागरिकता से वचन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसके आगे नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हमारा है वो 2003 के द्वारा 16 देशों में भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने, निवेश करने व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है नेक्स्ट, वो भाग 3 स्टार्ट होता है। जो भाग 3 में हमारा जो है वो आप जानते हैं मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद जो 12 से और 35 तक आता है, और मूल अधिकार जो लिया गया है हमारा, वो हमारा लिया गया अमेरिका से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद 12 है ये हमारा परिभाषा बताती है कि राज्यों का परिभाषा क्या होगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी 13 में जो है हमारा अल्पीकरण होता है। ठीक है, 14 आर्टिकल 14 यानी समता का अधिकार, जो हमारा अधिकार है उस पहला सबसे जो समता का मौलिक अधिकार में है वो समता का अधिकार है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे आर्टिकल 14 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में है जो विधि के समक्ष समानता। ओके, अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। ठीक है, अनुच्छेद 16 में जो है हमारा वो हमारा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन में जो विषय अवसर की समता सबको बराबर दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद जो 17 में है वो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत से का जो है वो अंत है। अनुच्छेद 18 यानी जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों का अंत है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, समता का अधिकार 14 से 18 तक है। इसके बाद हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार जो अनुच्छेद 19 में जो हमारा है वाक्य स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, यानी इसमें बोलने की स्वतंत्रता है हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 20 है जो अनुच्छेद 20 है, उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद जो 21 है वो हमारा है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद जो 21 है उसमें हमारा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ओके, अनुच्छेद जो 22 है उसमें हमारा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, आगे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेके और 28 तक आता है। ठीक है, जिसमें हमारा आर्टिकल 23 में जो आता है वो आता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 24 में जो आता है हमारा कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, अनुच्छेद 25 में जो हमारा आता है वो हमारा आता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी 25 में जो है अंतःकरण और धर्म से अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। जो हमारा अनुच्छेद 26 है, ठीक है, अनुच्छेद 26 में जो हमारा है वो हमारा धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय देने के बारे में स्वतंत्रता, यानी जो अनुच्छेद 27 है वो किसी भी धर्म के लिए टैक्स के बारे में बात करती है। ठीक है, टैक्स से स्वतंत्रता होता है, यानी जो भी मंदिरों में जो भी हमारा दान पेटी होता है या जो भी हम दान करते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 में हमारा कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, यानी जो हमारा नेक्स्ट है वो जो अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसमें हमारा जो अनुच्छेद 29 है उसमें 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है उसे अपने शिक्षा संस्था को खोलने का, स्थापना करने का स्वतंत्र का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा आता है अनुच्छेद 31, जो आप जानते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसको हमारा 300 क में जोड़ दिया गया संशोधन करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी जो हमारा आर्टिकल 32 है, यानी 32। इस भाग में जो हमारा अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार हैं, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 है। उसके बाद आर्टिकल 33, यानी अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध। ओके, नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद हमारा जो 35 है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें जो हमारा है स्टार्ट हो रहा है वो भाग 4। ठीक है, जो भाग 4 में हमारा जो है वो हमारा है अनुच्छेद 336 से 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ठीक है, जो हमारा डीपीएसपी जो लिया गया है वो हमारा लिया गया कहाँ से, आयरलैंड से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा अनुच्छेद 36 है वो हमारा परिभाषा से रिलेटेड है। अनुच्छेद 27 में ये बताता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि जो भी इसमें डीपीएसपी होगा, राज्य के नीति दे सकता है, तो ये आपका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी वाद योग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी लोक कल्याण के लिए आर्टिकल 28 में है। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 39 क। ठीक है, इसमें हमारा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 40 आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 40 में हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद 140 है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 42 इसमें काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, आर्टिकल बंद है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 43, इसमें हमारा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ओके, उसके बाद आता है अनुच्छेद 43 क, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उसके बाद अनुच्छेद 43 ख या 43 बी, ठीक है, जिसमें सहकारी समितियों के गठन की व्यवस्था है। 97 संशोधन 2011 में इसको संशोधन करके इसको आर्टिकल 43 ख जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल जो 44 है। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, यानी अनुच्छेद 44 जो है इम्पोर्टेंट है कि नागरिकों के लिए जो है सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद जो है 45 जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 46 जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि है, यानी जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं उनके जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, उनको शिक्षा के जो रिलेटेड है वो 46 में है। ठीक है, अनुच्छेद 46 से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद जो 47 है, उसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य है। यानी जो 47 है उसमें हमारा जो पोषाहार है वो और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने से रिलेटेड इस आर्टिकल में हमें बताया गया है।
अनुच्छेद जो हमारा 48 है उसमें कृषि और पशुपालन का संगठन व्यवस्था बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो है अनुच्छेद 48 क, ठीक है, जो 48 क जो है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें ये जोड़ा गया। ठीक है, आगे आते हैं। अनुच्छेद यहाँ पे हमारा जो है 49, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनके जो रक्षा, जो संरक्षण है वो आपका अनुच्छेद 49 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद हमारा आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो 50 आता है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपको अधिकतर देखने को भी मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 51, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृद्धि है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है वो भाग 4 क, जिसमें अनुच्छेद 51 है। ठीक है, इसमें हमारा जो है मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 क में हमारा जो है मूल कर्तव्य से रिलेटेड है, जो 42वें संशोधन 1976 के दौरान 10 कर्तव्य जोड़े गए, जो वर्तमान में अभी जो हमारे कितने कर्तव्य हैं वो हमारे 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आते हैं इसमें वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से भाग 5। ओके, भाग 5 में जो हमारा है वो हमारा है अनुच्छेद 52 से 151 तक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो करेंगे ये हमारा भाग 5 में जो हमारा संघ से रिलेटेड है, इसमें हमारा पहला अध्याय जो है कार्यपालिका। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा रहेगा वो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जो देखेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 54 में जो होगा वो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 55 जो 55 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस विधि से होता है। उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद जो हमारा यहाँ पे होगा वो हमारा 56। ठीक है, वो 56 में हमारा जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल कितने साल का होता है राष्ट्रपति का। तो आप लोग जानते हैं जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, ओके, इसके बाद हमारा अनुच्छेद जो 57 यानी 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होनी चाहिए, यानी अगर पुनर्निर्वाचन करना चाहता है राष्ट्रपति तो उसके लिए क्या पात्रता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो यहाँ पे है वो हमारा है आर्टिकल 58 यानी 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। ठीक है, उसके बाद से आर्टिकल जो हमारा है यहाँ पे 59, वो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी शपथ का जो आपका प्रतिज्ञान है वो आर्टिकल 60 में है। और अनुच्छेद 61 यानी जो हमारा अनुच्छेद जो यहाँ पे 61 है उसमें हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाएगा वो अनुच्छेद 61 में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद वो 62 है, यानी अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी जो भी हमारा अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको भरने के लिए जो समय होता है उससे रिलेटेड 62 में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा है अनुच्छेद 63 यानी 63, भारत का उपराष्ट्रपति। अब यहाँ से जो हमारा है वो भारत का जो उपराष्ट्रपति है उससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल रहेगा। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ से रहेगा आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा, और आर्टिकल जो 64 है उसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन है। यानी कि अनुच्छेद जो 65 है इसमें अगर राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक कोई रिक्ति हो जाती है यानी खाली हो जाता है अकस्मात, तो उस दौरान जो अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य के लिए निर्वहन किया जाता है यानी कार्य कर सकता है। इसकी यहाँ पे बताया गया है 65 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा है 66,
इसमें अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारा 68 में है वहाँ पे अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके लिए आकस्मिक भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि है, यानी वो कितने साल के लिए उपराष्ट्रपति पद पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 69 है अनुच्छेद, उसमें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है, यानी उपराष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 70 में जो हमारा है वो हमारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन। ठीक है, अगर अकस्मात अगर कुछ हो जाता है राष्ट्रपति को तो उस कंडीशन में आपका जो निर्वहन करेगा उसका जो दिया गया है वो आर्टिकल 70 में दिया गया। आर्टिकल जो है 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय है। उसके बाद जो अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अगर राष्ट्रपति क्षमा करना चाहता है या दंड देना चाहता है, उसका कम करना चाहता है तो उसका जो उपयोग वो 72 अनुच्छेद का करके वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है अनुच्छेद 73। ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका व शक्ति का विस्तार करता है, इसके बारे में बताया गया। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो मंत्रिपरिषद। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 74 में हमारा बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 75 यानी 75 में बताया गया मंत्रियों के बारे में अनुबंध है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट भारत का महान्यायवादी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका ये आर्टिकल पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 76 यानी 76 में जो बताया गया वो भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन करेगा। ओके, उसके बाद अनुच्छेद 78 में जो हमारा बताया गया है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में जो भी उनका कर्तव्य है उसके बारे में 78 में बताया गया है। 79 यानी अनुच्छेद 79 यहाँ से हमारा संसद स्टार्ट होता है, संसद का गठन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में हमारा राज्यसभा की संरचना यानी राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया। और हमारा जो अनुच्छेद 81 है 81 में हमारा लोकसभा की संरचना यानी लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया। यहाँ पे आप ऐसे भी आप एक बार करके याद कर सकते हैं कि हमारा जो एक संसद होता है उसमें ये राज्यसभा हो गया। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, इससे हो गया तो ये हमारा हो गया राज्यसभा। ठीक है, और ये हमारा लोकसभा। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल ये रहेगा, ये जो राज्यसभा है राज्यसभा हमारा रहेगा 80 से। ठीक है, और ये लोकसभा जो रहेगा हमारा 81 से। और जो संसद होती है, ठीक है, जो हमारा संसद होता है वो संसद में हमारा हम बता देते हैं एक बार, हमारा ये राज्यसभा जिसमें 80 और हमारा लोकसभा जिसमें 81 में। ठीक है, और संसद जो हमारा है वो 79 में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जिसमें 79 में हमारा संसद है और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। नेक्स्ट आते हैं हमारा आर्टिकल जो हमारा 82 है। 82 में हमारा बताया गया है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि है, यानी संसद की कितनी सदनों की अवधि कितनी होगी वो बताया गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 85 यानी 85 में संसद के 17 अवसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 86 यानी 86 में सदनों के भाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, यानी जो 86 है ये आप एक बार देख लेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछता है कि जो सदन में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो किस आर्टिकल में होता है, तो अनुच्छेद 86 आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 87। ठीक है, यानी इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण भी है। ठीक है, सदन और अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम संसद के अधिकार।
ठीक है 89। ओके, इसमें जो हमारा बताया गया है वो अनुच्छेद 1989 में है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में बताया उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। यानी जो उपसभापति होगा उसके पद का रिक्त अगर होता है या पद त्याग करता है तो वो आपका आर्टिकल 90 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 91 में जो हमारा बताया गया है वो हमारा है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद हमारा जो 91 है। नेक्स्ट हमारा जो है वो अनुच्छेद 92 है। इसमें जो बताया गया जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। यानी कि 92 में बताया गया है कि अगर उपसभापति या सभापति को अगर पद से हटाना है और उसके लिए तो अगर हटाने का विचार किया गया है तो उसका तब उस समय वो अपने आप से हट जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 93 में जो बताया गया है वो हमारा है अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 94 में जो हमारा है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्ति और पद त्याग और पद से हटाया जाना है। अनुच्छेद 95 95 पे है अध्यक्ष के पद की कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। यानी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 95 में बताया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अनुच्छेद 96 यानी 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ठीक है, ये 96 में बताया गया है। 97 में हमारा है अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। 97 में अनुच्छेद 98 यानी इसमें जो संसद का सचिवालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है वो अनुच्छेद 99 जिसमें सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। यानी जो संसद के जो भी सदस्य हैं उनका जो शपथ है वो शपथ लेते हैं वो हमारा जो यहाँ पे है आर्टिकल 99 में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 100 यानी 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। यानी जो हमारा गणपूर्ति होता है वो आप जानते हैं 1/10वां भाग। ठीक है, जो हमारा गणपूर्ति होता है अगर 1/10वां भाग होता है तो उसका जो बताया गया वो आर्टिकल 100 में बताया गया। ठीक है, यहाँ पे आता है सदस्यों की निर्भरताएं। अनुच्छेद 101 में जो बताया गया स्थानों या रिक्त स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए निर्भरताएं और अनुच्छेद 103 में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आप एक बार देख लेंगे इसको। अनुच्छेद 104 में जो है अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने का प्रतिज्ञान करने से पहले या आहित न होते हुए भी या निरहरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित है। ठीक है, ये अनुच्छेद 104 से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। ठीक है, इससे रिलेटेड है, ये हम एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 105 है, अनुच्छेद 105 में बताया गया संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 106 इसमें सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक जो होता है वो किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 108 में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है अनुच्छेद 109 110 ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो हमारा 110 में है। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल जो हैं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो अनुच्छेद 111 है, अनुच्छेद 111 में हमारा विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो आपका संयुक्त बैठक होता है वो जो आपका राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे वो हमारा नेक्स्ट आते हैं
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, यानी जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 112, इसमें हमारा है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट के बारे में जो हमारा बताया गया 112 में बताया गया है। 113 में हमारा संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया, 114 में विनियोग विधेयक, 115 में अनुपूरक और अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है। 117 में हमारा वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। तो ये आर्टिकल हम देख लेंगे। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है 112, ठीक है। और एक बार ये देख लेंगे आपका यहाँ पे अनुदान के बारे में, ठीक है, जो कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है साधारणतः प्रक्रिया, अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय है। 120 में हमारा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी जो संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में आर्टिकल 120 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 121 में जो है संसद में चर्चा का निर्वर्धन है। अनुच्छेद 122 यानी अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, यानी जो न्यायालय द्वारा होगा वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगा, यानी संसद में कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो आर्टिकल 122 में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्याय 3 में यहाँ पे हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो अनुच्छेद 123 है, ठीक है। यहाँ पे अध्यादेश जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 123 में है। ये बार बार आपका एग्जाम में पूछता है। संसद के विश्रांति काल के में अध्यादेश जारी प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति वो आपका आर्टिकल 123 के अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद के आधार पर करता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है, यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है उसकी स्थापना और गठन के बारे में जो बताएगा वो आर्टिकल 124 में बताया गया। आर्टिकल 125 यानी न्यायाधीशों के वेतन और इसे यानी जो न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के उनके वेतन से रिलेटेड 125 में बताया गया है। 126 में हमारा कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी जो भी हमारा उच्चतम न्यायालय रहेगा उसमें जो मुख्य न्यायमूर्ति रहेंगे उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 127 में हमारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद 128 है उसमें हमारा उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद जो 129 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछता है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी का एग्जाम में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय पूछ देता है कि कौन से आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, तो आर्टिकल 129 में। अनुच्छेद 130 में जो हमारा है उच्चतम न्यायालय का स्थान है, ठीक है, यानी जो उच्चतम न्यायालय जो बनेगा उसका स्थान क्या रहेगा। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। अनुच्छेद 132, ठीक है, अनुच्छेद 132 में हमारा है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 133 यानी अनुच्छेद 133 में उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है उसमें हमारा आता है अनुच्छेद 134 में बताया गया डांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता है। और 134 क में बताया गया है उच्चतम न्यायालयों में अपील के लिए प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं उसके लिए अनुच्छेद 134 क में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 135, इसमें हमारा विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्तव्य होना, ठीक है। अनुच्छेद 136 में जो हमारा बताया गया है वो है हमारा अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, यानी जो हमारा अनुच्छेद 136 है, ठीक है, उसमें हमारा जो अपील के लिए जो है वो उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, ठीक है। अनुच्छेद 138 में जो हमारा बताया गया है
वो हमारा है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। और अनुच्छेद 139 में हमारा जो है वो हमारा है कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी जो कोई भी रीट जो भी निकालेगा उसका जो शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है वो अनुच्छेद 139 में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 139 क। अनुच्छेद 139 का में कुछ मामलों का अंतरण है। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि या सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। यानी जो अनुच्छेद 141 है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो भी नियम कानून होंगे वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 141 में। अनुच्छेद 142 में जो हमारा बताया गया है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश है। ठीक है, अनुच्छेद 143, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ए बी आर्टिकल होता है अनुच्छेद 143। इसमें हमारा दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाहता है तो वो आर्टिकल 143 का उपयोग करके ले सकता है। ठीक है, यानी 143 का उपयोग करके वो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 144। ठीक है, आर्टिकल 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, ये इसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम आदि दिए गए हैं। ठीक है, 145 में जो हमारा है वो न्यायालय के नियम दिए गए हैं। अनुच्छेद 146 में जो हमारा उच्चतम न्यायालय और अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी जो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनके जो व्यय है उसके बारे में अनुच्छेद 146 में बताया गया है। अनुच्छेद 147 हमारा है निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आते हैं यहाँ पे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, जो भारत का यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 148 से 151 तक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। इसमें जो हमारा अनुच्छेद 148 बताता है वो बताता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 149 जो हमारा बताता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ के बारे में बताया गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होगा उसकी क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या शक्तियाँ उनको दी जाती है, वो 149 में है। अनुच्छेद 150 में जो हमारा है वो हमारा है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप तैयार जो करेगा वो उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 151 में है संपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे भाग 6। ठीक है, अभी तक जिसने भी इस वीडियो को देखा है, अगर आपको पसंद आ रही है ये वीडियो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप इस वीडियो कोई भी आपको वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो हमारा भाग 6 है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, भाग 6 में हमारा है राज्य सरकार। ठीक है, यानी हमने भाग 5 में देखा संघ और अब भाग 6 में हम राज्य सरकार देखेंगे जो अनुच्छेद 152 से 167 तक है। ठीक है, 152 से 167 तक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। इसमें हमारा 152 में जो दिया गया है वो हमारा दिया गया है परिभाषा, यानी राज्य सरकार क्या होती है क्या उसके बारे में जो परिभाषा है वो दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल है वो हमारा है 153 से। अनुच्छेद 153 में है राज्यों का राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 154 में जो हमारा दिया गया है वो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति होगी। ठीक है, कार्यपालिका की जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में होगी। ठीक है, 155 में जो हमारा दिया गया है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा। नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल की पदावधि के बारे में दिया गया है कि राज्यपाल कितने साल का उसका पदावधि रहेगी, यानी पद पे वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है अनुच्छेद 157 जो है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए
अहर्ताएँ यानी क्या क्या योग्यताएँ चाहिए राज्यपाल होने के लिए, उसके बारे में आर्टिकल 157 में बताया गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे आर्टिकल नेक्स्ट है वो हमारा 158 है, राज्यपाल के पद के लिए शर्त, यानी जो राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं, नियम है, वो हमारा 158 में दिया गया है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी जो राज्यपाल का शपथ होगा, राज्यपाल शपथ लेता है वो आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग लेता है। ये आपका जो राज्यपाल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये सभी आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है आर्टिकल 160 जो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्य निर्वहन। ठीक है, यानी जो 160 में है वो आकस्मिकताओं में जो राज्यपाल का जो कार्य होगा उसके लिए निर्वहन के लिए 160 में दिया गया है। अनुच्छेद 161 में जो हमारा है ये हमारा जो है पीडीएफ में थोड़ा सा ये आपका दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्षमा आदि की मामलों में निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, यानी आर्टिकल जैसे आपका 161 में उपयोग करके वो राज्यपाल जो है वो कोई भी अगर ऐसा मतलब दंड होता है जिसको कम कर सकता है, निलंबन कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसकी शक्ति राज्यपाल को दी जाती है आर्टिकल 161 में, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 162, ये आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या होगा, 162 में बताया गया। नेक्स्ट आते हैं मंत्रिपरिषद, जो हमारा अनुच्छेद 163 है, वो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। यानी 163 में बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता के लिए, सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जो राज्यपाल को समय समय पर सहायता और सलाह देते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है अनुच्छेद 164, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, यानी जितने भी मंत्री होंगे उनके बारे में उपबंध दिया गया, उनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 164 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 165 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल, ये आपका आर्टिकल हमेशा पूछा जाता है, राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे 165 से यहाँ पे रिलेटेड है राज्य का महाधिवक्ता से। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 166 जो है वो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट उसके बाद से 167 में जो हमारा बताया गया वो राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 167 यानी 167 में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है राज्य का विधानमंडल। अब यहाँ से हमारा राज्य का विधानमंडल चालू होता है। ठीक है, जिसमें हमारा विधान परिषद आता है, विधानसभा आता है, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद जो हमारा है 168, इसमें हमारा दिया गया है राज्यों के विधानमंडलों का गठन, यानी राज्यों में जो ये होगा एक विधानमंडल होगा, जैसे हमारा यहाँ पे संघ में यानी केंद्र में हमारा जो संसद होता है, वैसे हमारा राज्यों में विधानमंडल होगा। ठीक है, उसमें हमारा जो होगा अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन होगा। जैसे हमारा संसद में लोकसभा और राज्यसभा था, वैसे हमारा विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया 169 में बताया गया राज्यों में विधान परिषदों के बारे में, और अनुच्छेद 170 में बताया गया विधानसभाओं के बारे में, विधानसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 में जो हमारा बताया गया है वो विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि बताई गई है, यानी राज्य के जो विधानमंडल होंगे उनकी अवधि कितनी होगी वो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है अनुच्छेद 173। ठीक है, अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएं, यानी राज्य के विधानमंडल में जो भी सदस्य होंगे उनके लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, उसके लिए बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 174 में राज्य के विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 100 जो हमारा यहाँ पे जो 75 है, ठीक है, ये हम देखते हैं। अनुच्छेद 175 में हमारा बताया गया सदन या सदनों में अभिभाषण का और
उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। यानी राज्यपाल को जो अधिकार है अभिभाषण करने का और जो संदेश भेजने का, वो आर्टिकल 175 में है। ठीक है, आर्टिकल 176 में जो हमारा हो गया वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से रिलेटेड है। यानी अगर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण देता है तो वो आर्टिकल 176 में बताया गया। आर्टिकल 177 में यानी 177 में 177 में जो हमारा बताया गया है वो बताया गया सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। यानी जो मंत्री और महाधिवक्ता है उनका जो अधिकार है सदन के बारे में, उसके बारे में 177 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं राज्य के विधानमंडल के अधिकारी। यानी जो राज्य में जो विधानमंडल के जो भी अधिकारी हैं उनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 178 से। तो अनुच्छेद जो 178 हमारा है वो हमारा हमें देख लेते हैं हम। 178 में बताया गया विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 179 में बताया गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। यानी जो अनुच्छेद 179 है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो भी होंगे उनका अगर पद रिक्त होता है उसके बारे में बताया गया। अगर वो पद त्याग देते हैं अगर और पद से हटाया जाता है तो उसके बारे में जो हमारा यहाँ पे बताया गया वो 179 यानी 179 आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होती है या वो पद छोड़ देते हैं या पद से उनको हटाया जाता है तो उसके बारे में अनुच्छेद 179 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 180। ठीक है, अनुच्छेद जो 180 है वो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में बताया गया जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। यानी अगर कोई भी उनको हटाने की अगर कोई संकल्प विचाराधीन होती है तो वो उस समय पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो उस पद पे नहीं रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा पहले से ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है कि विधान परिषद में जो सभापति और उपसभापति होंगे वो उनके बारे में 182 में बताया गया है। जैसे संसद में राज्यसभा में आपका उपसभापति के बारे में बताया गया था, वैसे यहाँ पे विधानमंडल में जो विधान परिषद है उसमें आपका सभापति और उपसभापति से रिलेटेड 182 आर्टिकल है जिसमें बताया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 183 में बताया गया सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। यानी अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होता है या वो पद छोड़ देते हैं, पद त्याग देते हैं या उनको पद से हटाया जाता है, उसके बारे में जो यहाँ पे बताया गया वो अनुच्छेद 183 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 184 में बताया गया वो हमारा बताएगा सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति बताई गई है। ठीक है, अनुच्छेद हमारा 185 में जो बताया गया है वो हमारा बताया गया जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन न होना। यानी 185 में जो हमारा बताया गया है वो हमारा बताया गया है कि अगर सभापति या उपसभापति को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन रहता है तो उस समय वो पद पे अपना कार्यरत नहीं रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 185 में बताएगा। अनुच्छेद 186 में जो हमारा है वो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। यानी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे या सभापति या उपसभापति रहेंगे विधानमंडल में, उनके वेतन भत्ते जो भी रहेंगे उसके बारे में आर्टिकल 186 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल जो हमारा है 187 वो राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, यानी राज्य के विधानमंडल जो होगा उसके सचिवालय के बारे में 187 में आपका बताया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 188। इसमें हमारा सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के यानी शपथ जो भी विधानमंडल में जितने भी सदस्य होंगे उनका जो शपथ रहेगा वो किस आर्टिकल के थ्रू लेंगे, तो आर्टिकल 188 के थ्रू। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 189 यानी 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति की और गणपूर्ति। ठीक है, तो इसमें जो हमारा यहाँ पे गणपूर्ति जो बताया गया वो आपका आर्टिकल 189 में बताया गया है, जो विधानमंडल में जो गणपूर्ति होगी उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा आता है सदस्य की निरर्हताएं। अनुच्छेद 190 में जो हमारा बताया गया है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में सदस्यों के लिए निरर्हताएं। 192 में है सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय।
और 193 अनुच्छेद 188 के दिन शपथ लेने के करने से पहले या अहित न होते हुए या किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। इसके बारे में आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। अनुच्छेद 194 में विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया। ठीक है, यानी जो विधानमंडल के जो विशेषाधिकार जो सदस्य होंगे उनकी शक्तियों के बारे में और उनके वेतनों के बारे में 195 में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विधायी प्रक्रिया। अनुच्छेद 196 विधेयकों में के पूरा स्थापना और पारित किए जा सकने के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से विधेयकों के बारे में विधेयक परिषद की शक्तियों का निर्वर्धन है। अनुच्छेद 198 में बताया गया धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 में धन विधेयकों की परिभाषा बताया गया है। यानी जो विधानमंडल में जो विधान परिषद में जो धन विधेयक जो होता है उसकी परिभाषा जो बताएगा वो 199 में बताया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 200 में हमारा बताया गया आर्टिकल जो हमारा 200 है उसमें हमारा बताया गया विधेयकों पर अनुमति के लिए आरक्षित। ठीक है, 200 में जो विधानमंडल है विधान परिषद में जो विधेयक जो पास होते हैं उस पर अनुमति जो देने के लिए आरक्षित है वो आर्टिकल 200 में बताया गया। अनुच्छेद जो 201 है, 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है वित्तीय विषय के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है राज्य में, यानी राज्य में बजट के लिए जो हमारा बताया गया है वो 202 में बताया गया है। और जो केंद्र में बजट के लिए जो बात हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण का वो आर्टिकल 112 में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 202 में बताया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया है। 204 में हमारा है विनियोग विधेयक के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक बार आप देख लेंगे ये 205, 206 और 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। ये तीनों आर्टिकल आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साधारणतः प्रतिक्रिया। ये आर्टिकल 208 में प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो 210 है आर्टिकल 210 में जो हमारा बताया गया है वो हमारा है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, यहाँ पे आपका विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है कि कौन सी भाषा विधानमंडल में प्रयोग की जाएगी, वो 210 आर्टिकल में बताया गया है। विधानमंडल में चर्चा पर निर्वर्धन जो है वो हमारा 211 में है। ठीक है, 212 में है न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न किया जाना। यानी जैसे हमारा केंद्र में था कि न्यायालय के जो भी संसद होगा वो उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संसद की कार्यवाही में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, वैसे विधानमंडल की कार्यवाहियों में न्यायालय जो यहाँ पे 212 में बताया गया है वो जांच नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद आता है यहाँ पे अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। जो अनुच्छेद 213 में बताया गया विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। यानी जैसे हमारा अध्यादेश था 123 में राष्ट्रपति का। ठीक है, जो 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति से रिलेटेड था, यहाँ पे 213 हमारा यहाँ पे जो है राज्यपाल के अध्यादेश से रिलेटेड है, तो ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे आता है अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ से हमारा राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 214। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद जो 214 है उसके बारे में बताया गया कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा यानी हाई कोर्ट। ठीक है, यानी हाई कोर्ट होगा जैसे आपका वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, 124 में। ठीक है, आर्टिकल जो 124 था उसमें जो हमारा था क्या था वो सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा 214 में जो है वो हमारा है क्या राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है 215 में है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। यानी जैसे हमारा 215 में यहाँ पे उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय
होना बताया गया है। वैसे हमारा 129 में, आपको याद होगा 129 में हमारा हो केंद्र में जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय बताया गया है 129 में, और यहाँ पे 215 में हमारा बताया गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। ठीक है, यहाँ पे उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में 216 में बताया गया। 217 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें बताई गई हैं। 218 में हमारा बताया गया है उच्चतम न्यायालय के से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना बताया गया है। ठीक है, 219 अनुच्छेद 219 में बताया गया है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनका जो शपथ होगा उसके बारे में 219 में बताया गया। अनुच्छेद 220 में जो हमारा बताया गया है वो हमारा है अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्वर्तन, यानी अगर कोई न्यायाधीश अस्थायी रहता है, ठीक है, उसके बाद वो आपका कहीं भी विधि के मतलब पश्चात विधि व्यवसाय नहीं कर सकता है, कोई भी व्यापार नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 221। आर्टिकल 221 में बताया गया न्यायाधीशों के वेतन के बारे में, और आर्टिकल 222 में बताया गया किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, यानी अगर कोई न्यायाधीश है तो आपका आर्टिकल 222 का उपयोग करके उसको एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जा सकता है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में। ठीक है, उसके बाद आता है 223। आर्टिकल जो हमारा 223 है इसमें हमारा बताया गया कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, यानी जो हमारा उच्च न्यायालय रहेगा उसमें जो कार्यकारी जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कैसे करेगा, उसकी आर्टिकल जो बताया गया 223 में बताया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 223। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है 224। आर्टिकल 224 में जो बताएगा अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा 224 क में बताया गया उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, यानी जो उच्च न्यायालय में जो आपका तदर्थ जो होते हैं न्यायाधीश, उनके जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनको अगर नियुक्ति करना हो तो आर्टिकल 224 क में बताया गया उसके थ्रू आप उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 225। इसमें है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता है। आर्टिकल 226 में बताया गया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है, यानी जो 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में रीट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ रीट निकाल सकती है हाई कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग, और 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं रीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये आप याद रखेंगे 32 और 226। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 227। 227 में है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल जो है 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी जो कुछ मामले ऐसे होंगे जो उच्च न्यायालय को स्थानांतरण किया जाएगा यानी भेजा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 229। ठीक है, अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। यहाँ पे जो आर्टिकल 229 है वो उच्च न्यायालयों के जो भी अधिकारी होंगे जो हाई कोर्ट में जो काम करते हैं उनके वेतन का, उनके जो खर्चे हैं उसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 229 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 230 में जो हमारा यहाँ पे बताया गया है वो हमारा बताया गया है 230 में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार होगा। ठीक है, 231 में हमारा यहाँ बताया गया है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, यानी जो दो या अधिक अगर राज्य हैं जहाँ पे अगर एक राज्य से अधिक है, एक दो राज्य हैं, तो उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने का जो बताया गया है वो आपका 231 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हमारा अध्याय। हाँ तो अब हम देखेंगे इसमें जो हमारा है वो अध्याय 6 देखेंगे। ठीक है, जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 233 है
वो हमारा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद 233 क है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण। ठीक है, यानी 233 क में है कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का आदि का विधि निर्माण कर। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 234, जो हमारा अनुच्छेद 234 है वो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 235 है वो है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से रिलेटेड है। फिर 2002 जो हमारा अनुच्छेद है 236 वो निर्वाचन से है। ठीक है, उसके बाद 237 अनुच्छेद जो 237 हमारा है वो इसमें बताता है कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के बंदों का लागू होना। यानी 237 जो बताता है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के बंदों का लागू होना है। इसके बाद हमारा जो आता है दो भाग जो है 7 आता है। ठीक है, भाग 7 जो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 238 है जो पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन करता है। ठीक है, 238 जो 7वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1956 द्वारा। उसके बाद हमारा भाग 8 आता है जो यहाँ पे हम देखेंगे भाग 8, इसमें है अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। इसका जो हमारा है वो हमारा है अनुच्छेद 239 पहले है। तो 239 अनुच्छेद 239 में हमारा है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 क में है हमारा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। यानी जो 239 क में हो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों से दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, 200 अनुच्छेद जो है 239 क का है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। यानी जो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है वो 239 का क का यानी ए का ए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो अनुच्छेद 239 क ख है। ठीक है, यानी 239 जो क ख है वो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। ठीक है, 239 का ख विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के प्रशासक की शक्ति। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद 241 में जो हमारा है वो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ओके, तो ये हमारा हो गया 241 तक। आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो भाग 9 स्टार्ट होगा। ठीक है, जहाँ पे अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, भाग 9 में, और इसमें हमारा पंचायत स्टार्ट होता है भाग 9 में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 है जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद से 243 का जो क है उसमें दिया गया ग्राम सभा की परिभाषा है। 243 ख का है पंचायतों का गठन है। 243 ग का है पंचायतों की संरचना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि पूछा जाता है कि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत है। तो 243 का ख है और पंचायतों की संरचना का 243 ग का है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो 243 घ में आता है स्थानों का आरक्षण। 243 अंग में आता है पंचायतों की अवधि आदि। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है अनुच्छेद 243 च। 243 च में हमारा आता है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। उसके बाद से आता है 243 छ में आता है पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 छ की पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243 जो आता है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं आगे 243 छ। 243 जो हमारा होता है वो होता है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 झ होता है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, 243 ई में होता है हमारा
243 में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, और 243 में होता है पंचायतों के लिए निर्वाचन। यानी जो 243 है पंचायतों के लिए निर्वाचन होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके बाद से 243 जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है। 243 है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। और 243 का जो है, ठीक है, वो हमारा है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243 जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो पंचायत भाग 9 का है, पंचायत 243 से 243 ओ तक। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भाग 9 क। ठीक है, यानी जो हमारा है नगर पालिका से संबंधित है भाग 9 क का, अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक है नगर पालिका है। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, ये भी आप देखते चलेंगे। इसमें जो हमारा सबसे पहला अनुच्छेद है वो 243 है, परिभाषाएं हैं। 243 में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 में नगर पालिकाओं की संरचना है। 243 में वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा 243 है उसमें स्थानों का आरक्षण दिया गया है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा 243 प। ठीक है, जो 243 है नगर पालिकाओं की अवधि आदि है। 243 में सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं। ठीक है, उसके बाद 243 जो हमारा है उसमें है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 में है नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। ठीक है, तो ये हमारा 243 तक हो गया। इसके आगे हमारा जो होता है वो 243 आता है। 243 में हमारा है वित्त आयोग। 243 में है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 क में है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। फिर यहाँ पे हमारा 243 ख का है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। उसके बाद 243 ग है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। उसके बाद अनुच्छेद 243 घ है जिला योजना के लिए समिति। और 243 है महानगर योजना के लिए समिति। ठीक है, और उसके बाद 243 च आता है जो हमारा विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना होना। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आता है हमारे यहाँ पे 243 छ आता है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी निर्वाचन संबंधी जो भी मामले होंगे उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा भाग 9 को खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है भाग 10। ठीक है, भाग 10 में हमारा है अनुच्छेद 244 से 244 क तक, इसको हम देखेंगे। ठीक है, जो भाग में हमारा 10 है अनुच्छेद 244 से 244 क तक अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 244 में हमारा है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद से हमारा आगे जो आता है अनुच्छेद 244 क असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का दोनों का सृजन। यानी जो असम के कुछ जनजाति क्षेत्र हैं उसके लिए अलग से एक राज्य बनाना और उसके लिए एक स्थानीय विधानमंडल मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन करना 244 क में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आगे आता है भाग 11। ठीक है, भाग 11 में हमारा है अनुच्छेद 245 से 243 तक संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला हमारा रहेगा विधायी शक्तियों का वितरण। इन 245 अनुच्छेद 245 में है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। 246 में आपका है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु के बारे में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 247 जो है हमारा वो हमारा है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध। ठीक है, उपबंध करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, यानी इसमें जो 247 जो है हमारा
वो हमारा बताता है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना को बंद करने की संसद की शक्ति है। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं और 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ओके, उसके बाद आते हैं हम 250 पे, यानी जो अनुच्छेद हमारा 250 है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। ठीक है, यानी आपात की उद्घोषणा अगर हो जाती है और प्रवर्तन में होता है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति हो जाती है, यानी राज्य का कानून संसद बना सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 251। ठीक है, 251 में है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति जो होता है वो 251 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आएगा जो नेक्स्ट हमारा आएगा, ये आपका आएगा 252। ठीक है, इसमें हमारा है अनुच्छेद 252 में जो हमारा है वो हमारा है यहाँ पे, एक सेकेंड जी, 252 में हमारा है वो हमारा है, ये इसमें है हमारा, दो या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। ठीक है, यानी दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना है। फिर 253 में जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। ठीक है, उसके बाद 254 जो हमारा आर्टिकल है वो संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है आर्टिकल वो हमारा आता है 255, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना। ठीक है, तो ये आप एक बार जो 200 आपका यहाँ 43 से है, 45 से, ये एक बार आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, सारे आर्टिकल को। उसके बाद अगला जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हमारा जो 256 नंबर का जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 256, ये राज्यों और संघ की बाध्यता है। इसमें आपका विवरण बताया गया है कि राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 257 जो है आपके यहाँ पे वो हमारा है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, यानी कि 257 में है कि अगर कोई कुछ ऐसी दशाएं हैं जिस पर राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, यानी केंद्र का नियंत्रण होगा। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 258 पे कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति है, यानी 258 बोलता है कि कुछ दशा ऐसा होगा जिसमें राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति, यानी जो केंद्र की शक्ति है वो राज्य की शक्ति को, राज्य को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है 258 का, अनुच्छेद 258 का है संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। ठीक है, यानी संघ जो है, जो संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति है, इसका मतलब ये हो गया कि राज्यों के पास शक्ति है जो उसको केंद्र को अपनी शक्ति जो है वो कार्य करने के लिए सौंप सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 259। ठीक है, उसके बाद हमारा है अनुच्छेद 260। ठीक है, अनुच्छेद 260 में है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। ठीक है, अनुच्छेद 261 में हमारा क्या है, अनुच्छेद 261 देखते हैं, सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ जल संबंधी विवाद है, जो कि ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, 262 अनुच्छेद जो 262 है वो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के बारे में है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद से हमारा आता है 263 राज्यों के बीच समन्वय अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। ये दोनों आर्टिकल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लेंगे अच्छे से। अब हमारा जो नेक्स्ट भाग आता है वो भाग आता है 12। ठीक है, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट भाग है 212, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त
संपत्ति, संविदाएं और वाद से रिलेटेड है। इसमें हम पहला देखेंगे वित्त, अध्याय वित्त। ठीक है, इसमें जो हमारा अनुच्छेद है, सबसे पहला अनुच्छेद है 264। अनुच्छेद 264 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरूपण न किया जाना। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें। 267 में आकस्मिकता निधि। ठीक है, यानी 267 में जो है आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां जो हैं लोक लेखा के, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। ठीक है, जो राजस्व का वितरण है वो कैसे कैसे संघ और राज्यों के बीच में होगा, वो आपका 268 से बताया गया। अनुच्छेद 268 में जो बताया गया, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं, उसके बारे में बताया गया। 269 में बताया गया, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं, यानी जो राज्य को सौंपे जाएंगे, जो संघ द्वारा संग्रहित किए जाएंगे जो कर है वो राज्य को सौंपे जाएंगे, उसके बारे में 269 में बताया है। और जो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा, जो राज्य द्वारा संग्रहित किया जाएगा कर, उसको वो जो शुल्क के बारे में बताया गया है कि कौन सा राज्य द्वारा किया जाएगा और कौन सा संघ द्वारा किया गया है, वो आपका बताया गया है 268 में। और जो संघ द्वारा राज्य द्वारा सौंपे जाने वाले कर है वो संघ को, वो आपका है 269 में। तो ये दोनों आपका याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है 270। जो आर्टिकल 270 है, उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, यानी जो राज्य द्वारा कर होगा और जो संघ द्वारा कर होगा, इन दोनों का बारे में जो बीच में जो वितरण होगा, यानी जो बंटवारा होगा, उसके बारे में 270 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजनों के लिए अधिभार है। ठीक है, उसके बाद 271 हो गया। 272 में हमारा है कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, और उसके बारे में बताया गया। 273 में हमारा जो बताया गया है वो हमारा है जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान है। 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितवत प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा करे। 275 में हमारा जो है वो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के लिए बताया गया है कि कुछ राज्य जो है जो संघ से अनुदान भी ले सकते हैं। और 276 में बताया गया वित्तीय व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं 280, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 280 है, जिसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आप जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें। नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो आर्टिकल है 282, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के से किए जाने वाले व्यय। ठीक है, यानी जो संघ और राज्य है वो अपने राजस्व द्वारा जो व्यय करेगा, उसके बारे में 282 में बताया गया है। 283 में बताया गया है संचित निधियों, आकस्मिकताओं, निधियां और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा के लिए। 284 में है लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ता की जमा राशि और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा के लिए। ठीक है, 285 में बताया गया संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट है। 286 में बताया गया माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्वर्धन है। 287 में विद्युत पर करों की छूट से है। और 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट है। उसके बाद हमारा है 289। ठीक है, अनुच्छेद 289 जो है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट मिला है। 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन है। 290 क में कुछ देवस्य निधियों को वार्षिक संदाय है। फिर अध्याय उधार लेना है। अध्याय 2 में अनुच्छेद 292 में बताया गया है कि भारत सरकार उधार लेना, यानी भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार उधार ले सकता है। और 293 में बताया गया है कि राज्यों द्वारा उधार लेना, यानी कोई भी राज्य जो रहेगा वो 293 के अनुच्छेद के अंतर्गत वो उधार ले सकता है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 3 आता है, जिसमें आपका होता है अनुच्छेद 294। अनुच्छेद 294 में ये होता है कि कुछ दशाओं में संपत्ति
अस्तियों, अधिकारों और दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार रहेगा। 295 में अन्य दशाओं से में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का अधिकार रहेगा। ठीक है, यानी 295 और 294 सी में, ठीक है, ये कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों के बाध्यताओं का अधिकार है और ये अन्य दशाओं में है। ठीक है, इसके बाद जो आता है 296 में हमारा बताया गया राजगामी या व्यापकत या स्वामीहीन होने से प्रभुत्व संपत्ति, ये देख लेंगे आप। इसके बाद जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो आपका है यहाँ पे, आगे देख लेते हैं, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये जो 300 का अनुच्छेद है, जो संपत्ति का अधिकार है, जो अभी कानूनी अधिकार हो चुका है, जो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा, इसमें लाके जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये 300 का ये पूछता है कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 के क में जोड़ा गया। तो आप याद रखेंगे 44वां जो संशोधन संविधान हुआ था 1978 में। ठीक है, इसके द्वारा ये आपका जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाग 13। ठीक है, इसमें भाग 13 जो आपका है वो आपका है अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद जो 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति है। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन है। 304 में है राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। नेक्स्ट आपका है 305। 305 में आपका है विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यापृति। 307 में है अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, तो इसके बारे में आपका 307 में दिया गया। अब अनुच्छेद 14 देखते हैं। अनुच्छेद जो 14 है इसमें है आपका अनुच्छेद 308 से 323 तक, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, यानी जो आपका ये भाग 14 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जितनी होती हैं वो बताया गया है। तो एक बार देखेंगे, इसमें जो अनुच्छेद 308 में है निर्वाचन है। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें होंगी। तो जो 309 में बताया गया। 310 में बताया गया है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, यानी जो संघ या राज्य की जो सेवा करने वाले व्यक्ति होंगे उनकी जो पदावधि होगी वो कितनी होगी, ये 310 में बताया गया। उसके बाद से आपको बताया गया 311 में। 311 में जो आपका है वो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों द्वारा पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पक्ति में अवनत किया जाना होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका है आर्टिकल 312 जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं। परीक्षा में अक्सर पूछ देता है कि अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल से संबंधित है, तो 312 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 312 क जो है कुछ सेवाओं में अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, उसके बाद से 313 देख लेंगे, संक्रमणकालीन है। 314 निरस्त है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लोक सेवा आयोग। ठीक है, जो लोक सेवा आयोग है इसके बारे में 315 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेंगे। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, उसके लिए जो बोला गया 315 में बोला गया। 316 में आपका बोला गया है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, यानी जो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग में जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में 316 में बोला गया। 317 में बोला गया अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। ठीक है, यानी लोक सेवा आयोग का अगर किसी सदस्य को हटाया जाता है तो 317 के आधार पर हटाया जाएगा। 318 अनुच्छेद 318 के अंतर्गत आयोग के सदस्य और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति है। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है। 320 में आपका है लोक सेवा आयोगों का कृत्य और 321 में आपको बताया गया लोक सेवा आयोगों के कार्य का विस्तार करने की शक्ति।
ठीक है, ये आपका 321 में बताया गया। तो इसमें आप 315 से 321 तक देख लेंगे। इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 315 रहेगा। ठीक है, इसके आगे आप एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से। इसमें 322 है, जो आर्टिकल 322 नंबर आर्टिकल है, ये आपका है लोक सेवा आयोगों के व्यय, और 323 है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है भाग 14 क। ठीक है, भाग 14 क में जो हमारा अनुच्छेद है 223 से 329 तक है अधिकरण। ये 323 क में प्रशासनिक अधिकरण है, 323 ख में अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। भाग 15 नेक्स्ट जो हमारा है भाग 15 है। भाग 15 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, अनुच्छेद 324 से 329 तक, क्योंकि इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में जो बताया गया वो निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में निहित होना है, बताया गया। नेक्स्ट आपका जो 325 में बताया गया, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति के, लिंग के आधार पर व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा, और उसके द्वारा किसी विशेष प्रकार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित जो होगा किए जाने का दावा न किया जाना। ठीक है, यानी जो निर्वाचक नामावली होगा उसमें सम्मिलित किए जाने का नहीं दावा किया गया है कि अगर कोई धर्म, मूल, वंश या जाति या लिंग के आधार पर ऐसा करता है, ऐसा मतलब नहीं करने के लिए 325 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद 326 में जो आपको बताया गया है, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, यानी जो लोकसभा है और जो विधानसभा है वो निर्वाचन का वयस्क जो है मताधिकार के आधार पर होना तय होगा। उसके बाद से 327 अनुच्छेद 327 में जो बताया गया, विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। 328 में किसी राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम जो भाग 16। ठीक है, अनुच्छेद जो 330 से 342 तक है। ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 330 से लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, और जाति के लिए 84वां अनुच्छेद, जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें स्थान आरक्षित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो अभी खत्म हो चुका है। 332 में आता है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। ठीक है, 333 में हमारा जो है वो हमारा है राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 अनुच्छेद में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों के दावे, और 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। उसके बाद से जो हमारा है वो हमारा आता है 337 नंबर आर्टिकल, और 338 नंबर जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338 से अनुसूचित जनजाति आयोग है। 339 से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। ये तीनों आर्टिकल आप याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, और 341 और 342 यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। 341, 342, 340 में पिछड़े वर्ग के बारे में बताया गया। भाग 17 यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग 17 में आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक है, जो राज्य भाषा से संबंधित है। इसमें पूछ देता है कि भाग 17 में किससे संबंधित है, वो तो हमारा राजभाषा से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, वो 343 से स्टार्ट है। ओके, तो इसमें जो हमारा पहला अनुच्छेद है 343, संघ की राज्य भाषा जो होगी भाषा हिंदी व लिपि नागरी होगी। 344 में बताया गया है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति होगी। ठीक है, उसके बाद से जो 345 है, अनुच्छेद 345 में बताया गया राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं होंगी। 346 में
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। ठीक है। 347 जो है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध के विषय में बताया गया है। उसके बाद से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में बताया गया अध्याय 3 में। तो यहाँ पे जो हमारा है 348 में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। 349 में बताया गया है भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के विषय में प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 350 क। ठीक है। यानी व्यथा 350 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 300 को जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और 300 ख में बताया गया भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 351। ठीक है। ये आपका एग्जाम में बार बार पूछता है कि कौन सी आर्टिकल में आपका हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये 351 है। ठीक है। 351। नेक्स्ट देखते हैं भाग 18। भाग 18 में हमारा जो है वो अनुच्छेद 352 से 360 तक है, आपात संबंध के विषय में है कि इसको हम देखते हैं अच्छे से। 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि 352 में कौन सा आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है। 353 में उसका प्रभाव है। 354 में जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब राजस्व के वितरण संबंधी बंदों का लागू होना। 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। 356 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 356 है राज्यों में संवैधानिक तंत्र में विफल की जाने की दशा में वो बंद, यानी राष्ट्रीय आपातकाल 356 के अंतर्गत लगता है। और 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल 356 के अंतर्गत लगता है। ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपात होता है उद्घोषणा होता है 352 के अंतर्गत होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 300 हमारा 58। ठीक है। 358 जो आपका आता है और आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के बंदों का निलंबन हो जाता है, यानी जो भी आर्टिकल 19 में जितने भी हमें स्वतंत्रता मिला है वो 358 के अंतर्गत निलंबन हो जाता है आपातकाल के दौरान। और 359 के अंतर्गत आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, यानी भाग 3 में जितने भी हमें अधिकार मिले हैं वो सारे निलंबन हो जाते हैं 359 के अंतर्गत। उसके बाद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। भाग 19, इसके बाद हमारा जो भाग आता है वो 19 आता है। ठीक है। स्टार्ट होता है यहाँ से। भाग 19 जो है 361 से 367 तक है, जिसमें आप देख लेंगे 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों के राज प्रमुखों का संरक्षण है। 361 का है राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही है। ठीक है। इसमें देख लेंगे आप, इसमें जो दूसरा 364 देख लेंगे आप, महापत्तनों और विमानों क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है इसमें 365। ठीक है। 365 में आपका बताया गया है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसके प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगला हमारा वो भाग 20। ठीक है। भाग 20 में जो हमारा है वो हमारा है यहाँ पे अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। ठीक है। इसमें 368 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया है, जो बार बार पूछता है कि संविधान का संशोधन किस आर्टिकल में है, 368 में है, किस भाग में है, 20 भाग में है। ठीक है। किस अनुच्छेद में, 368 में। आगे आते हैं भाग 21। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए। 369 में राज्य सूची के विषय में संबंध में है। 370 जो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में है। ठीक है। यहाँ 371 से आपका इम्पोर्टेंट है, 371 में आपका आता है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। 371 क के बारे में, क से आता है नागालैंड के संबंध में है। 300 ख जो है आपका असम राज्य के से विशेष उपबंध के संबंध में है। 300 ग मणिपुर राज्य से संबंध में है। 300 घ आपका आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में। 300 ड आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंध में है। 300 च। ठीक है। 300 च जो आपका होगा
वो आपका होगा सिक्किम राज्य के संबंध में। 306 जो है मिजोरम राज्य के संबंध में है। 300 का जो है आपका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। 306 का है गोवा राज्य से। 372 का विद्यमान वित्तियों से है। 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति शक्ति है। ठीक है। इसके बाद आता है 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। उसके बाद से हमारा अगला जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें यहाँ पे आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंधों रिलेटेड है। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। ठीक है। आंध्र प्रदेश जो 378 क है आंध्र प्रदेश विधानसभा अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है यहाँ पे वो हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 392 में आपका है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। नेक्स्ट हमारा भाग जो स्टार्ट होता है यहाँ से 22 होता है। भाग 22 में हमारा है अनुच्छेद 393 से 395 तक। ठीक है। इसमें है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में। ठीक है। ये लास्ट भाग है हमारा। ठीक है। अभी तक हमने जो भी भाग किया 22 तक किया है। ठीक है। 21 तक भाग 21 तक हमने आपको जो भी सारी आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया है। आप उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेंगे। और ठीक है, अब लास्ट भाग हम चल रहे हैं। ये लास्ट हमारा है अनुच्छेद 393 से स्टार्ट है। संक्षिप्त नाम है। 394 में प्रारंभ है। जो अनुच्छेद 15 अनुच्छेद लागू किए हैं। 394 को में हिंदी भाषा से रिलेटेड है। 395 में निरस्त है अभी। ठीक है। तो ये आप जो हमने किया ये 395 तक हमने जो भी इम्पोर्टेंट थे आर्टिकल 1 से लेकर, ठीक है, और 395 इसमें जो भी हमें आर्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट थे वो हमने कर लिया, सारे आर्टिकल कर लिया है। ठीक है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लें ताकि आपका जो भी 1-2 बार जो भी आपको समझ में ना आया हो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि आपका जो भी इसमें मैंने बताया है वो आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि आप जानते हैं जो भी मैंने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आपका यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या यूपी होमगार्ड का हो। ठीक है। तो अभी आपको वीडियो कैसा लगा ये आप एक बार कमेंट में बताएंगे। ठीक है। और अभी के लिए जय हिंद जय भारत।